वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं रियल लाइफ पर आधारित एक सुपर प्रिजन एस्केप मूवी। एक जेल है लेकिन जेल की कोई दीवारें नहीं है। अरे ऐसा भी कोई जेल हो सकता है क्या जिसकी दीवारें ना हो? अगर दीवारें नहीं है तो फिर वो जेल कैसे हो गया, यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन ऐसा एक जेल था और इसकी खासियत ये थी कि कोई भी कैदी किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता था। लेकिन जेल से बचकर वो खुले में थोड़ी देर भी नहीं टिक सकता था, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंड इतनी ज्यादा कि खून ही जम जाएगा और कुछ ही देर में इंसान सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। लेकिन जेल से बाहर कोई निकला तो खुद प्रकृति ही उसका कत्ल कर देगी। इतनी खराब है दोस्तों वहाँ की आबो हवा। अब ऐसे खतरनाक जेल में फंस जाता है अपनी कहानी का हीरो, लेकिन वो और उसके कुछ साथी बच निकलने का प्लान बनाते हैं। तो क्या वो बच निकले? और निकले भी तो क्या उस खराब मौसम और लंबे सफर में सरवाइव कर पाए? और क्या वो अपने घर परिवार के पास पहुंच पाए या नहीं? रास्ते में उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं 2010 में रिलीज हुई रियल इंसिडेंट्स पर आधारित ये अमेरिकन सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है द वे बैक। तो कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उस वक्त सोवियत रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था और कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जेल में बंद करके रखा था। उनमें से एक है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो जॉनस। एक रशियन ऑफिसर उससे जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम एक स्पाई हो, ये कबूल करो। हालांकि जॉनस स्पाई नहीं है, वो कहता है मैं नहीं हूँ स्पाई। लेकिन तब वो ऑफिसर किसी को अंदर बुलाता है और जॉनस शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है दोस्तों। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, उसने कह दिया है कि तुम एक स्पाई हो। और जॉनस की समझ में नहीं आता कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों कहा होगा। यहाँ पर उसकी वाइफ उससे नजरें नहीं मिला पाती और झुककर आंसू बहा रही होती है। ऑफिसर उससे कहता है कि तुम अपने पति के बारे में क्या जानती हो बताओ। तो वो डरी सहमी कहती है मेरा पति एक स्पाई है और मिलिट्री सीक्रेट्स को बेचता है। सुनकर बेचारा जॉनस पूरी तरह टूट जाता है दोस्तों। लेकिन वो जानता है कि उसकी वाइफ ने ये खुद से नहीं कहा, बल्कि रशियन सोल्जर्स ने उसको धमकाया है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी और जॉनस की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बेचारी ने अपनी और अपने पति की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया और अब जॉनस को 20 साल के लिए साइबेरिया के एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है सजा के तौर पर। दोस्तों ये एक ऐसा जेल है ना जहाँ से बचना तो सोचो भगवान की मर्जी होगी तभी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ कोई दीवारें नहीं है। लेकिन बच निकलने के बाद सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों ओर लगभग 1000 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है। तो उसके आगे स्नो माउंटेन्स हो गए, जंगल वगैरह हैं। तापमान यहाँ इतना कम है कि इंसान फ्रीज हो जाए और सांस लेना नामुमकिन हो जाए। तो यहाँ से निकलने की जिसने गलती की ना उसे जेल गार्ड्स चेस करते हैं, लेकिन अगर वो पकड़ ना पाए तब भी यहाँ का मौसम इंसान की जान ले लेता है। ऐसे में ये जॉनस का यहाँ पे पहला दिन है दोस्तों और ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप उठती हैं उसकी। तो जेलर इनको बताता है कि सिर्फ ये बिल्डिंग ही जेल नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका अपने आप में जेल है। अगर यहाँ से कोई बच निकला भी तो उसकी असली सजा उसके बाद उसकी शुरू होगी। हम लोग तो फिर भी तरस खा सकते हैं, लेकिन प्रकृति या मौसम उस पर तरस नहीं खाएगा। अगर प्रकृति से बचकर तुम लोग किसी ऐसी जगह पे पहुंच भी गए जहां लोग रहते हैं तो वो लोग खुद तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि हर कैदी के सर पे बड़े अमाउंट का रिवॉर्ड रखा है हमने। तो उस अमाउंट को पाने के लिए लोग खुद तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारी लाश यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसीलिए पहली बात बता रहा हूँ, बचने के बारे में सोचना भी मत। इस तरह उनको प्यार से धमकाकर वो चला जाता है। फिर सबके बाल वगैरह काटे जाते हैं और जेल की ड्रेस दी जाती है। दोस्तों यहाँ की ठंड से बचने के लिए जितने ज्यादा कपड़े दिए जाएं कम है, इसीलिए सभी एक दूसरे के कपड़े छीनने लग जाते हैं। फिर सब खाना खाने के लिए कतार में खड़े होते हैं। ठंड से तो सबकी बुरी तरह हालत खराब हो रखी थी। तो एक काजिक नाम का बुजुर्ग आदमी जिसे रात का अंधापन है, उस बेचारे से ठीक से चला भी नहीं जाता। तभी वहां पर स्मिथ नाम का एक कैदी को दिखाते हैं जिसके हाथ से ब्रेड का एक टुकड़ा गिर जाता है और तब काजिक उस टुकड़े को उठाने जाता है, क्योंकि यहाँ दिया जा रहा किसी के लिए काफी नहीं है दोस्तों, मतलब जो भी खाना दिया जा रहा है। पर तभी स्मिथ उस ब्रेड को अपने पैरों से कवर करके उसे ले लेता है और काजिक बेचारा रो देता है। लेकिन स्मिथ उसे मुड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि सबको अपनी पड़ी हुई है। और तब जॉनस अपना खाना काजिक को देता है। जॉनस बढ़िया आदमी लग रहा है। ये देखकर स्मिथ कहता है कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो पहले अपना पेट भरो, दूसरों के बारे में मत सोचो। अगर यहाँ तुम किसी पर तरस खा लोगे ना तो भूख तुम्हारी जान ले लेगी। जॉनस कहता है कम से कम इस आदमी की उम्र का तो लिहाज करो, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? पर स्मिथ कहता है कि सब एक न एक दिन बूढ़े जरूर होंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये आदमी कल का सूरज देखने लायक भी जिंदा नहीं रहेगा। इस पर अपना खाना बर्बाद मत करो, कहकर स्मिथ चला जाता है। अब जॉनस के पास एक और कैदी खड़ा होता है जिसका नाम है घबराओ। वो जॉनस से कहता है कि तुम्हें पता है स्मिथ एक अमेरिकन है, इन अमेरिकन को अपने अलावा किसी की जान की चिंता नहीं होती, और वैसे तुम यहाँ पे किस गुनाह की सजा काटने आए हो? तो जॉनस उसको सच बताता है कि मुझ पे स्पाई होने का झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ भेजा गया है। घबराओ स्माइल करके कहता है कि मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है भाई, मैं एक एक्टर हूँ जिसने अपनी एक मूवी में अपना किरदार एकदम रियलिस्टिक तरीके से निभाया।
तो जॉनस कहता है ये तो अच्छी बात है, पर खबराव कहता है कि उस मूवी में मैंने सरकार के करप्शन को खुलासा किया था, इसीलिए मुझ पे एंटी नेशनल होने का इल्जाम लगाकर यहाँ भेज दिया गया ताकि मैं अपना मुंह ना खोलूं। और वो ये सारी बातें स्माइल करके कह रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों छलकते हैं दोस्तों। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर तो कई देशों के कैदी होते हैं, कुछ लोग सच में गुनहगार हैं, तो जॉनस और खबराव जैसे कुछ लोग गलत केसेस के चलते भी यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पर एक कैदी होता है जो सबसे क्या बोले, डरावना दिखता है, खतरनाक दिखता है। और सच में दोस्तों ये काफी खतरनाक रशियन गैंगस्टर है, उसका नाम है वल्का। तो उसके साथ कुछ कैदी गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं, लेकिन सभी के सभी डरे हुए होते हैं क्योंकि सब उसका बैकग्राउंड जानते हैं। खबराव यहाँ जॉनस से कहता है कि सुनो, उससे ना किसी भी बात पे पंगा मत लेना, बहुत ही डेंजरस आदमी है वो। और इसी बीच वल्का गेम जीत जाता है और हारे हुए कैदी का कोट मांगता है कि लाओ हारने पे कोट दो, पर इस ठंड में कौन देगा अपना कोट। वो बेचारा इनकार कर देता है, तो झट से वल्का एक चाकू निकालकर उस पे खोप देता है, उसका कत्ल कर देता है। 1 मिनट के लिए तो वहाँ पे खामोशी छा जाती है दोस्तों, और बाकी कैदी समझ जाते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त किसी की भी जान जा सकती है। कोई गारंटी नहीं कि 20 साल सजा काट कर ये लोग घर जा पाएंगे, क्योंकि कब कौन मर जाए, कब किसके साथ पंगा हो जाए, कुछ पता नहीं। तो कुछ दिन तो सही बीतते हैं, सभी किसी न किसी काम पे लगा दिए जाते हैं। कुछ कैदी ब्रिज बना रहे होते हैं, तो कुछ सुरंग के काम में लगे होते हैं। आए दिन ये लोग मौत के बहुत ही करीब जा रहे होते हैं। और तब जॉनस सामने दिखते हुए एक पहाड़ की चोटी की ओर देखता है और खबराव से कहता है कि क्या आज तक कोई यहाँ से बचकर निकल सकता है क्या। खबराव कहता है कि आज तक किसी ने कोशिश तो नहीं की, तुम भी मत करना, ठीक है। अगर यहाँ से निकले तो इससे पहले कि गार्ड्स तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी जान ले, ये नेचर तुम्हें मार डालेगा। लेकिन उस रात खबराव चुपके से जॉनस को बाहर ले जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ से बचने का प्लान बनाया है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी चल सकते हो, हम दोनों बच निकल सकते हैं। तो जॉनस कहता है कि वाह भाई, मुझे तो मना कर रहे थे और खुद ही प्लान बना लिया। चलो मान लिया कि हम यहाँ से निकल गए, तो इस खराब मौसम में आगे बढ़ेंगे कैसे। और तो और चारों तरफ तो दुश्मन ही दुश्मन है, यहाँ तक कि आम लोग भी रिवॉर्ड के लिए हमें मार सकते हैं। तो खबराव कहता है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके मंगोलिया चले जाएंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, और वो भी ऐसे मौसम में। इतने लंबे रास्ते के लिए खाना ले जाना होगा, क्योंकि रास्ते में कहीं खाना मिलने के चांसेस नहीं है। तो जॉनस कुछ देर इस बारे में सोचकर कहता है ठीक है, देखता हूँ, अगर तुम खुद ही रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों को जाने के बजाय अगर हमें यहाँ और भी साथी मिल जाएं तो बेहतर रहेगा। और भी लोग रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो हमें एक एस्केप टीम बनानी होगी। इसके बाद दोनों सीक्रेटली बैच निकालने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं। काम करने की एक्टिंग करते हुए धीरे धीरे फूड आइटम्स को जमा करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद दोस्तों उन्हें माइनिंग के लिए भेजा जाता है। जॉनस, स्मिथ और खबराव काम कर रहे होते हैं, लेकिन सुरंग के अंदर का माहौल और अंदर से निकलता गैस वो इंसान के शरीर पर ही नहीं, दिमाग पर भी बुरा असर कर देता है। जॉनस को बहुत ही जल्दी इल्यूजन्स आ जाते हैं। उसे अपने घर का दरवाजा दिखता है वहाँ पे, और बाहर पड़ा हुआ पत्थर दिखता है जिसके नीचे घर की चाबी रखी हुई है। पर उसे ये सब कुछ सच लगता है और वो उस चाबी को उठाने आगे जाता है। इतना खराब हो गया था उसका दिमाग। तो उसका बर्ताव देखकर एक गार्ड उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ, एन वक्त पर स्मिथ झपट कर उसे बचा लेता है। कुछ दिनों के बाद भारी बर्फबारी तूफान आता है, जिसको देखकर जॉनस कहता है कि यही सही वक्त है बच निकलने का, क्योंकि बर्फ के तले हमारे पैरों के निशान दब जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम किस दिशा में गए। और खबराव, जो इतने दिन हिम्मत से काम ले रहा था, उसे जॉनस की बात से अब डर लगता है। वो कहता है कि इस तूफान में यहाँ से निकलना खुदकुशी करने के बराबर है भाई। और जॉनस कहता है कि वही तो बात हो गई ना, अब डर गए तुम। अरे डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। देखो, आज रात हम पावर सप्लाई कट कर देंगे और अंधेरे में हम अपने साथियों के साथ बच निकलेंगे। गार्ड्स को जब तक पता चलेगा तो हम काफी दूर पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये दोनों ही नहीं जानते कि इनकी बातें कोई और सुन रहा है, और वो कोई और नहीं, वल्का है। उस रात सभी सो रहे होते हैं दोस्तों, जॉनस भी, और तभी उसकी गर्दन पर एक ठंडी चीज पड़ती है। वो झट से आंखें खोलता है तो देखता है कि वल्का उसकी गर्दन पे चाकू रखे हुए खड़ा है, और वो धमकाता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ बचना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ले जाने के लिए नहीं आए तो मैं अभी गार्ड्स को तुम्हारा सारा प्लान बता दूंगा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब यहाँ पर कोई रास्ता न पाकर जॉनस मान जाता है। आधी रात को प्लान के मुताबिक वो पावर सप्लाई कट कर देते हैं। अंधेरे में इनकी टीम उस जेल से बच निकलती है, लेकिन इसे बचना कहा जा सकता है या नहीं ये तो आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि सच कहें तो ये जेल जरूर है, लेकिन यहाँ इनके रहने के लिए चीजें हैं दोस्तों, जिंदा रहने के लिए चीजें हैं, मौसम है, लेकिन यहाँ के बाहर का जो वातावरण है वो अपने आप में नरक है, और पता नहीं ये लोग कब तक सरवाइव कर पाएंगे। खैर, एक्साइटमेंट में ये निकल तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में जेल के गार्ड्स को भनक लग जाती है और वो इनको चेस करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त बर्फानी तूफान इतना तेज होता है कि सामने क्या है कुछ नजर नहीं आता, गार्ड्स को भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कुत्तों की मदद से इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जॉनस की टीम को तो सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है,
क्योंकि हवा के साथ बर्फ सीधे उनके मुंह पे गिरता है। शरीर लगभग जवाब देने की हालत में होता है, लेकिन सबके दिल में हिम्मत होती है और सभी ठान लेते हैं कि अब रुक गए तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए इस बेरहम मौसम में वो चलते रहते हैं। सुबह हो जाती है और अब वो जेल से दोस्तों एक सेफ डिस्टेंस पे हैं। सबसे पहले तो इनका लक्ष्य है लेक बेकल नाम की झील तक पहुंचना, क्योंकि वहां से मंगोलिया जाने का रास्ता काफी आसान होगा। लेकिन अब उस झील तक पैदल पहुंचने में काफी हफ्ते लग जाएंगे और इनके पास ना उतना खाना है और ना ही शरीर में उतनी ताकत। लेकिन ये लोग वापस भी नहीं जा सकते, इसीलिए हिम्मत करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते कुछ दिन बीत तो जाते हैं, लेकिन वो दिन इतने भारी लगते हैं ना कि इनको बस चलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वो जो खाना लेकर आए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। अब इनके साथ सफर कर रहे हैं सिर्फ भूख, थकान और डर। जैसे तैसे वो जंगली इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां आग जलाकर कैंप करने की सोचते हैं। सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं और काजिक, जिसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता, वो जंगल में कहीं खो जाता है बेचारा। बाकी लोग उसको आवाज देते हैं, लेकिन वो जंगल में भटक गया था और इनकी आवाजें उस तक नहीं पहुंचती। सारी रात वो जंगल में घूमता रहता है यहाँ वहाँ, लेकिन उसे अपने साथियों तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता चलता। ठंड बहुत होती है तो वो थक कर एक जगह पे बैठ जाता है और सुबह बाकी लोग उसको ढूंढ लेते हैं, तब जाकर सभी को चैन आता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो देखते हैं तो वो तो मरा हुआ है बर्फ में। और ये दृश्य इन सभी को सिखा देता है कि इस लंबे सफर में मौत कब किसको कहां पे आ जाएगी पता नहीं। पूरी इज्जत के साथ वो काजी को दफना देते हैं। सबका दिल भारी भी होता है, लेकिन रुककर मातम नहीं मनाया जा सकता। इन्हें चलते चलते रहना होगा और फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं। कई दिनों के बाद वो बर्फीला इलाका पीछे छूटा हुआ दिखता है दोस्तों। अब इनको जंगल से गुजरना होगा, लेकिन भूख और थकान के मारे सभी को लगता है कि शायद हम बहुत ही कम जिंदा रह पाएंगे। अब एक दिन की बात है, जॉनस को किसी जंगली जानवर की आवाज आती है तो वो उस दिशा में भागते हैं तो देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक जानवर का शिकार करके खा रहे हैं। देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सभी की जबान पर एक ही शब्द होता है, खाना। और वो उन भेड़ियों को भगाकर उस मरे हुए जानवर को चीर चीर कर खाने लगते हैं। भूख और जिंदा रहने के चाह के मारे सभी उस जानवर का कच्चा मांस खा जाते हैं, क्योंकि आज नहीं खाएंगे तो कल जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी बीच जॉनस कहता है कि हमें कंफर्म करना है कि हम सही रूट पे जा रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं आगे जाकर पता करता हूँ मंगोलिया जाने का रास्ता कहाँ पे है। लेकिन उसके साथी कहते हैं नहीं, पता नहीं आगे किस तरह का खतरा होगा। लेकिन जॉनस कहता है कि हम सबके शरीर में ताकत बहुत कम है, इसीलिए हमें एक साथ जाकर मुसीबत में नहीं पड़ना है। मैं देख के लौट आऊंगा, फिर हम सभी उस दिशा में जाएंगे, ठीक है। जाने से पहले जॉनस कहता है अगर मैं एक हफ्ते के अंदर नहीं लौटा तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ और तुम लोग आगे बढ़ते रहना। एक हफ्ते से ज्यादा मेरा इंतजार मत करना। फिर जॉनस अकेले ही उस बर्फीले जंगल में गायब हो जाता है। दिन रात चलता रहता है दोस्तों। शरीर की शक्ति से ज्यादा उसके दिमाग की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसे फिर से अपने घर का दरवाजा, वो पत्थर, उसके नीचे की चाबी, ये इल्यूजन दिखते हैं, लेकिन वो उसको एकदम रियल दिखता है और उसे लगता है कि शायद मैं चलते चलते अपने घर पहुंच चुका हूं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सच नहीं है। जैसे तैसे जान बचाकर वो वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब उसको जिंदा देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। तब जॉनस लंबी सांस लेकर बताता है कि सिर्फ 3 दिन की दूरी पर वो झील है और मैं उसे देख चुका हूँ। ये सुनकर तो उनमें जैसे नई जान आ जाती है। वो जॉनस को खाना देते हैं। उस रात जॉनस को बहुत ही बढ़िया नींद आती है। अगली सुबह वो फिर निकल पड़ते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर पता चलता है कि पोलैंड की एक लड़की जिसका नाम इरीना है वो उनके पीछे आ रही है। वो बताती है कि वो वॉर्सॉ में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन रशियन सोल्जर्स ने उसके पेरेंट्स का कत्ल कर दिया और उसे किसी फार्म में काम करने के लिए भेज दिया था और वो वहां से बचकर भागी है। लेकिन अब इन लोगों के पास खुद के लिए खाना नहीं है। ऐसे में एक और जन को ये लोग नहीं लेके जा सकते, इसलिए जॉनस कहता है कि सॉरी, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते। कहकर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर क्या था दोस्तों, पैदल चलते चलते वो आखिरकार उस झील पे पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर कीचड़ में फंसा होता है। अगले सीन में सभी उसका मिलकर शिकार करते हैं। कई दिनों के बाद पेट भर खाना खाते हैं और तब एक आदमी को इरीना की याद आती है। वो कहता है कि वो भी बेचारी भूखी होगी, मैं उसे लेके आता हूँ, अब तो हमारे पास खाना भी है। कहकर वो इरीना को लेने के लिए भागता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है, सभी ने पेट भर खाना खाया, इसलिए उनके शरीर में ताकत है और अब इरीना भी दोस्तों इनके साथ होती है। शुरू में तो उसने कहा था कि रशियन सोल्जर्स ने उसके पेरेंट्स को मार डाला, पर स्मिथ जानता है कि वॉर्सॉ रशियन के कब्जे में नहीं बल्कि जर्मन्स के कब्जे में है। मतलब पक्का इरीना झूठ बोल रही है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद इरीना ने जानबूझ के झूठ बोला होगा, क्योंकि वो हम पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। लेकिन वक्त बीतता है और इरीना अब इनके साथ सेफ फील करती है और सच बता देती है। असल में उसके पेरेंट्स कम्युनिस्ट थे जो कि मारे गए
और इरीना को एक ऑर्फनेज में जाना पड़ा था। बाकी लोग भी उसकी सिचुएशन को समझ पाते हैं और उसे अपने साथियों में से एक मानने लग जाते हैं। अब ये लोग दिन की गिनती भूल चुके थे। कई दिन वो चले जाते हैं और आखिर में उन्हें मंगोलिया का बॉर्डर नजर आता है। सभी के चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए इन लोगों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था यही लोग जानते हैं। भूख हो गया, डर, बुरे मौसम, ऐसी कई सारी मुसीबतों को पार करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। पैदल चलने की ताकत पाने के लिए इन्हें कीड़े मकोड़ों को, जंगली जानवरों को खाना पड़ जाता है। खैर दोस्तों, अब वो सोवियत यूनियन और मंगोलिया के बीच जो बॉर्डर है वहां पहुंच चुके हैं और इस पे कोई पेट्रोलिंग भी नजर नहीं आती। सभी खुश होते हैं, लेकिन वल्का कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे यहीं रहना है। जॉनस चौंक जाता है कि इतना मुश्किल सफर तय करके अब आगे क्यों नहीं आना चाहते। असल में उस बॉर्डर पे जोसेफ स्टालिन की तस्वीर बनी होती है और उसे देखकर ही वल्का ने आगे न जाने का फैसला किया। असल में वो स्टालिन को अपना आइडल मानता है। वो जेल से तो बच निकलना चाहता था, लेकिन अपने देश को, अपने लीडर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जॉनस उसकी फीलिंग को समझ पाता है और कहता है कि जिंदा रहना मेरे दोस्त। फिर वल्का को वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं और मंगोलिया की राजधानी पहुंच जाते हैं। लेकिन तब पता चलता है कि मंगोलिया में फिलहाल कम्युनिस्ट राज चल रहा है। सबके दिल पे फिर से भारी पत्थर पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तो जॉनस उनको नया रूट बताता है। वो कहता है कि हम चाइना, तिब्बत के रूट से इंडिया पहुंच जाएंगे, वहां पे हम सेफ रहेंगे और वहां से हम अपने देश जा पाएंगे। और क्योंकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था, तो उन्हें लगा कि वहां हमें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें हिमालय पर्वतमाला को पार करना पड़ेगा। जॉनस कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मैं तुम सभी को सेफ लेके जाऊंगा, हिम्मत रखो। सभी के मन में नई उम्मीद जाग जाती है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब की बार उन्हें एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ता है। अभी तक तो वो बर्फ और ठंड से जूझ रहे थे, तो आगे के सफर में उन्हें रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। भूख, प्यास, गर्मी, ये सारी चीजें उन्हें धीरे धीरे तोड़ रही होती है, शरीर से भी और मन से भी। रीना तो प्यास के मारे बेहोश हो जाती है और फिर सभी मिलकर जैसे तैसे उसे होश में लेके आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि बुरा हाल तो सभी का होता है। चलते चलते अचानक स्मिथ जॉनस से कहता है कि अरे वहाँ देखो, पेड़ नजर आ रहे हैं। सभी उस तरफ देखते हैं और सभी को वहाँ पे पेड़ दिखते हैं। अगर पेड़ हैं तो जरूर वहाँ पे पानी होगा। लेकिन जॉनस कहता है नहीं, हमें दक्षिण की ओर जाना होगा, वो पूरब दिशा है। और तो और रेगिस्तान में ऐसे दृष्टि भ्रम होते हैं, मतलब जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ पेड़ दिखते हैं और जहाँ पानी दिखता है वहाँ नजदीक जाने पे सिर्फ रेत होती है। ये हमारा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन कोई भी जॉनस की बात को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सभी पानी के लिए तरस रहे हैं और वो स्मिथ के साथ पूरब की ओर चलने लग जाते हैं। तो जॉनस को भी उनके पीछे जाना पड़ता है और वहां जाकर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि वहां सच में दोस्तों कुएं जैसा कुछ होता है और उसमें पानी भी होता है। अगले ही पल सभी जाकर उसमें से पानी पीते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं और कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन अब वो जिंदा है और अब उन्हें पानी भी नसीब हुआ है। उनमें से 2 लोग कहते हैं कि हम 1-2 दिन यहीं आराम करते हैं, अभी हम और नहीं चल पाएंगे। लेकिन जॉनस कहता है कि देखो, अगर हम रुक गए ना तो फिर हमारे शरीर को आराम की आदत पड़ जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें चलते रहना होगा, वरना हम इंडिया नहीं पहुंच पाएंगे। इतने दिनों से हमने जो झेला है और यहाँ तक पहुंचे हैं ना, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सभी को उसकी बात ठीक लगती है। अगले दिन उनसे जितना बन पड़ता उस कुएं का पानी पी लेते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। अब उनके आगे है दोस्तों एक अनंत रेगिस्तान, तेज और गर्म हवा, और हर एक कदम रखना उनके लिए मुसीबत हो रहा है। तब रीना फिर से गिर जाती है। सभी घबराकर भागे चले आते हैं। इतने दिन गर्म रेत में चलने की वजह से उसके पैरों पे छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर इनके साथ कुछ और दिन चलती है। लेकिन दोस्तों आखिरकार उसका शरीर और सहन नहीं कर पाता और वो हार कर गिर पड़ती है। जॉनस और बाकी लोग उसे हिम्मत देते हैं कि बस थोड़ी दूर चलना है, उठ जाओ, लेकिन उसका सफर वहीं पे खत्म हो जाता है। सभी एकदम मौन हो जाते हैं और वहाँ सिर्फ रेगिस्तान की हवा की आवाज आती है। सभी को बहुत दुख होता है। इतने दिन वो इनके साथ रही और बेचारी आज चल बसी, उसको वहीं पे दफना दिया जाता है और ये सभी खुद को हिम्मत देते देते आगे बढ़ते हैं। अब बचे हैं दोस्तों सिर्फ 5 लोग, लेकिन शरीर और मन की शक्ति कम होती जाती है और एक एक करके वो गिरने लगते हैं। एक आदमी वहीं पे दम तोड़ देता है। अब बचे हैं सिर्फ 4 जिंदा, ना पेट में खाना, ना पानी, ना ही शरीर में ताकत, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि रुक गए तो मौत निश्चित है। चलते जाना है, तभी इस कठोर हालात से आजादी मिलेगी। वो आगे बढ़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद उन्हें पहाड़ नजर आते हैं, मतलब रेगिस्तान खत्म हो चुका है। सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन तभी स्मिथ भी गिर पड़ता है। जॉनस उसे उठाकर बैठाने में मदद करता है, तो स्मिथ कहता है कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, मुझे यहीं पे छोड़ दो, तुम लोग जाओ। जॉनस कहता है तुम सब साथ आए हो, मंजिल को पाने तक साथ ही रहेंगे और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वो बाकी 2 साथियों से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं स्मिथ को लेकर आता हूँ। तो वो तो आगे बढ़ जाते हैं। जॉनस स्मिथ को लेकर धीरे धीरे चलने लग जाता है। रात तक दोस्तों सभी को एक जगह मिल जाती है और ये चारों ही जैसे जिंदगी के किनारे पे सफर कर रहे हो।
मौत कभी भी आ सकती है। वो उसी जगह पे सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण मुंह पे पड़ते ही एक आदमी अचानक से आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके ऊपर एक सांप जा रहा है। घबरा जाता है वो, लेकिन फिर उसके जहन में आता है कि ये महज सांप नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ खाना है, और वो उस सांप को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन तब आगे एक दृश्य देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सामने एक पत्थर पर लगातार पानी टपक रहा होता है और वो तुरंत ही आवाज देता है कि यहाँ पे पानी है, जल्दी आ जाओ। बाकी लोग वहां पर आते हैं और सभी वहां गिरती हुई पानी की बूंदों को पीने लग जाते हैं। पर जोनास थोड़ा पानी ले जाकर स्मिथ को भी पिला देता है और वो उस सांप का भी शिकार कर लेते हैं। फिर सब मिलकर उसे खाते हैं। उस रात सब बैठे होते हैं। जोनास स्मिथ से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मार डाला। मैं तुम्हारे बेटे का नाम भी जानता हूँ। क्या मैं वो नाम बताऊँ तुम्हें? स्मिथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जोनास कि मेरे बेटे की याद दिलाकर तुम मुझ में जीने की इच्छा पैदा करोगे? ऐसा नहीं होता जोनास, क्योंकि जिंदगी का मतलब खुशी नहीं है। जिंदगी खुद में एक सजा है और मौत उस सजा से आजादी। तो इस पर जोनास कहता है कि अगर जिंदगी सजा है ना, तो फिर तुमने आजाद होने की कोशिश क्यों नहीं की? खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? स्मिथ आसमान की ओर देखता और कहता है, मैं खुद को सजा देने के लिए ही तो जी रहा था। जब रशियंस ने हम पे हमला किया तो उन्होंने मेरे बेटे को धमकाकर मेरे खिलाफ गवाही देने पे मजबूर किया। वो बेचारा उनके खिलाफ नहीं जा पाया, लेकिन गवाही देने के बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। और यही सुनकर जोनास को भी अपनी चीजें याद आ जाती, क्योंकि उसके साथ भी यही हुआ था। उसकी वाइफ ने भी मजबूरी में गलत गवाही दी थी। वो भी कहता है कि यार मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ ऐसा किया, मजबूरी में किया पर, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा जरूर होगी, इसलिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। इस सफर में चाहे कितने साल लग जाएं, मैं उससे मिलने की खातिर कैसे भी करके जिंदा रहूंगा। एक दिन मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो खुद को मेरा गुनहगार मानकर तड़प रही होगी। और ये सुनकर स्मिथ के अंदर दोस्तों उम्मीद जाग जाती है। वो अपनी बाकी की जिंदगी जीने की सोचता है। मौत के साथ उसे समझौता करने की जरूरत नहीं, समझ आ जाता है उसको। फिर सब कई दिन चलकर एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां दूर उनको एक बड़ी दीवार दिखती है और जोनास की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो चिल्लाता है कि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक आ गए। सभी खुश होते हैं, लेकिन उस वक्त चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, इसीलिए ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो अब ये लोग तिब्बत की ओर निकलते हैं, पर एक बार फिर बर्फीले पहाड़ों को इनको पार करना होगा। लेकिन पहले का एक्सपीरियंस यहाँ इनके काम आता है और वो उन पहाड़ों को भी पार करके आखिर तिब्बत में एंटर कर जाते हैं। वहाँ एक बुद्ध भिक्षु उन्हें एक बुद्ध विहार में लेके जाता है। इनकी बुरी हालत देखकर वहाँ के लोग इनको खाना देते हैं। कई महीनों के बाद वो इंसानों की तरह बैठकर अच्छा खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग कुछ दिन यहीं पे रुकिए, क्योंकि अगर इंडिया जाना है तो सिक्किम से होकर जाना होगा, लेकिन फिलहाल तो बर्फीला तूफान का मौसम है, इसलिए रास्ते में फंस जाओगे। जब बर्फ कम हो जाए तो निकल जाना। ये सुनकर जोनास के अलावा बाकी लोग खुश होते हैं कि चलो कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन जोनास कहता है नहीं, आराम करने से मेरी ताकत और हिम्मत कम हो जाएगी, फिर मुझे जाने का मन नहीं करेगा, इसीलिए मुझे तो चलते जाना है। और तब स्मिथ स्माइल करता है, कहता है भाई मुझे लासा जाना है। तो बुद्ध भिक्षु कहता है कि मैं वहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ जो स्मिथ को चाइना लेके जा सकते हैं। वहाँ से स्मिथ यूएस मिलिट्री को कांटेक्ट करके अपने देश वापस पहुंच जाएगा। ये सुनकर जोनास कहता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी स्मिथ। तो स्मिथ कहता है कि ये तो कहा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, हो सकता है कि हमारी दोबारा किसी और दिन मुलाकात होगी। तो उस रात सभी आखिरी बार सोते हैं। इतने महीनों से इतना लंबा सफर, इतने मुश्किल सफर के साथ पूरी तरीके से पार करने के बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन कल सुबह सभी अपने अपने देशों में चले जाएंगे। सुबह होती है, स्मिथ वहीं पे रहने वाला है, लेकिन जोनास और बाकी साथी वहां से निकल जाते हैं। स्मिथ मन ही मन कहता है कि जिंदा रहना मेरे दोस्त। कई दिन पैदल चलने के बाद आखिरकार जोनास को दूर एक झंडा दिखाई देता है फहराता हुआ, जिसको देखकर जोनास का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि वो इंडिया पहुंच गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कई महीने, कई पहाड़, रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ पार करके 6400 किलोमीटर दूर भूख, प्यास और मौत से जूझकर वो यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, जोनास और उसके साथी इंडिया में कदम रखते हैं, लेकिन जोनास का ये सफर यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि उसका आखिरी सफर है पोलैंड, जहाँ पे उसे अपनी वाइफ से मिलना है। पर फिलहाल तो वो पोलैंड नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कम्युनिस्ट का राज चल रहा है। अगर जोनास वहाँ पे गया तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वहाँ पे कम्युनिस्ट का राज खत्म नहीं हो जाता। इसके इंतजार में वो 1 साल या 2 साल या 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 50 साल अलग अलग देशों में घूमता है। और आखिर में 1989 में पोलैंड को कम्युनिस्ट के कब्जे से आजादी मिलती है। और ये खबर जानकर जोनास बड़ा खुश होता है कि अब मैं अपने देश, अपने घर वापस जा पाऊंगा, अपनी वाइफ से मिल पाऊंगा। अगले सीन में जोनास को वही दृश्य दिखता है जिसमें उसकी आंखों के सामने उसका घर है, पत्थर है, पत्थर के नीचे चाबी है घर की। लेकिन फर्क यह है कि इस बार ये इल्यूजन नहीं है दोस्तों, बल्कि सच में वो अपने घर पहुंच चुका है और दरवाजे के आगे खड़ा है। जोनास अब वो पुराना जवान आदमी नहीं रहा, बल्कि बूढ़ा हो चुका है। लेकिन जोनास को अभी भी विश्वास नहीं होता कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या फिर मेरा पुराना भ्रम। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, उसके हाथ कांपते हैं और वो धीरे से पत्थर उठाकर उस चाबी को निकालता है और कांपते कांपते चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तो वहां पर बैठी होती एक बुजुर्ग औरत और जोनास उसके सामने जाकर बैठता है
तो एक पल के लिए दोस्तों दोनों बिल्कुल खामोश। इस बार वो जोनस की आंखों में देखती है। कई साल पहले जब दोनों आखिरी बार मिले थे तो उससे जोनस की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा गया था और 50 साल की दूरी आ गई थी इनके बीच। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और तब जोनस अपनी वाइफ को उसके नाम से पुकारता है और यहाँ इमोशंस का बहाव ऐसा होता है कि आगे कोई शब्द बोले नहीं जाते, सिर्फ आंसू बह जाते हैं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जोनस की वाइफ बहुत ज्यादा रोती है, मतलब मैं जानती थी कि मरने से पहले मैं तुम्हें जरूर देख लूंगी। इसी पल के लिए तो जोनस ने इतने साल अपनी जिंदगी गुजारी, भूख और प्यास को सहा, बुरे से बुरे मौसम, फिजिकल मेंटल ट्रॉमा सब कुछ सहा और मौत को भी कई बार धोखा देकर यहाँ पहुंच गया सिर्फ अपनी वाइफ को देखने, उसके साथ इस इमोशनल पल को बिताने के लिए। मतलब 1939 में शुरू हुआ ये सफर 1989 में खत्म हुआ दोस्तों। और इसी के साथ यार ये प्यारी सी इतनी बढ़िया सर्वाइवल मूवी खत्म होती है। मतलब मैंने इतनी अच्छी मूवी कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और ये महज एक कहानी नहीं है दोस्तों, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मतलब सोच रहे हो जिंदा रहने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या कभी आपने सोचा है? अगर हिम्मत और दृढ़ विश्वास हो ना तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसका जीता जागता सबूत है दोस्तों ये। मुझे पक्का पता आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक कर दीजिए प्लीज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड नेवर गिव अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।